बढ़िया, सभी को नमस्कार। तो अभी तक जो चर्चा हुई है ना, बहुत सारे अच्छे डिस्कशन है ना, लोगों का ये जो आदान प्रदान हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रकृति है ना, इसमें जो मूल रूप में देखेंगे तो चार अवस्थाएं दिखाई देती हैं, है ना। हमें मिट्टी पत्थर दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पशु पक्षी दिखाई दे रहा है और मानव दिखाई दे रहा है। अब इनकी यदि अंतर संबंधों को देखते हैं, है ना, जैसे मिट्टी पत्थर और पेड़ पौधे, इनमें अंतर संबंध कैसा है? एक दूसरे के लिए जमीन के ऊपर ही पेड़ पौधे उगते हैं, तो जमीन पेड़ पौधे के लिए कैसा है? पूरक हो गया, है ना। पेड़ पौधे फिर जमीन के लिए उपयोगी होते हैं कि नहीं? जिस बंजर भूमि में पेड़ पौधे आ जाएं, वो भूमि फिर और उपजाऊ हो जा रही है ना। तो यदि अंतर संबंध को देखेंगे, पेड़ पौधे और मिट्टी पत्थर के साथ, ये एक दूसरे के साथ झगड़ नहीं रहे हैं, इनमें कोई आपस में कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए क्या हो रहे हैं? पूरक हो रहे हैं। ऐसे ही जब पशु पक्षी और पेड़ पौधे ये पूरक हैं कि नहीं है? पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए क्यों उपयोगी है? कैसे उपयोगी है? उनका भोजन वहीं आ रहा है, रहने का वहां से आ रहा है। बट पशु पक्षी कैसे इनके लिए पूरक है? पॉलिनेशन हो रहा है ना। बहुत सारे बीज को पशु पक्षी एक जगह से दूसरी जगह फैला दे रहे हैं, जंगलों का फैलाव हो रहा है ना। हाँ, बहुत सारे रोग नहीं आते हैं। एक तो पूरा वो चलता है अभी ना, वाइल्ड कैट्स होनी चाहिए जंगल में, है ना। बड़े जानवर आ जाते हैं यदि जंगल में, तो उससे जंगल और हरा भरा हो जाता है और स्वस्थ हो जाता है। तो ये समझ में आ रहा है। तीनों तो देखो, इसमें कुछ एरो लगाए हुए हैं, है ना। एरो क्या बता रहे हैं? ये एक दूसरे की उपयोगी और पूरक हैं। मानव के साथ भी कुछ एरो लगाए हुए हैं। उससे क्या पता चल रहा है? मिट्टी पत्थर मानव के लिए कैसा है? उपयोगी है, पूरक है। मानव का क्या कर रहा है? मानव के साथ देखो क्वेश्चन मार्क लगाए मिट्टी पत्थर के साथ। ऐसा क्यों? हम लोग ने मिसयूज करना शुरू कर दिया, है ना। मिट्टी खराब हो गई। अभी जितनी मिट्टी पहले उपजाऊ हुआ करती थी पंजाब में, यदि आप देखेंगे, जितना हमने, है ना, यूरिया फर्टिलाइजर यूज किया, अब मिट्टी उतनी उपजाऊ ही नहीं रही। फिर हमने बहुत सारा मिनरल्स निकाल लिए, है ना। तो इससे पता लग रहा है कि मानव को मिट्टी पत्थर का उपयोग ही समझ में नहीं आया। इसी को कह रहे हैं, हम उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया कि इसकी क्या नीड है, किस तरह से पूरी व्यवस्था में इसकी आवश्यकता क्या है, ये हमें समझ में नहीं आया। ऐसे ही पेड़ पौधों के साथ हमने क्या किया, उस एरो को देखो, मानव के साथ जो पेड़ पौधों का एरो है उसमें भी क्वेश्चन मार्क है। क्यों? है ना, हम पेड़ पौधे काटते चले जा रहे हैं। पशु पक्षियों के साथ भी वही हाल है, और मानव के साथ भी संबंधों में हम नहीं समझ पा रहे कि भाई क्या उपयोगिता है, क्या पूरकता है। तो वर्तमान स्थिति क्या हो गई? मनुष्य द्वारा संबंध निर्वाह अपेक्षित तो है, लेकिन संबंध का निर्वाह हो नहीं रहा है ना। जबकि इन चारों स्थितियों में मानव कैसा है? इन सबसे अधिक विकसित है कि कम विकसित है ना। लेकिन उसका प्रमाण कहां दे पा रहे हैं? तो अधिक विकसित है ऐसी हमारी अपेक्षा है, चाहत है, लेकिन प्रमाणित कहां हो रहा है? क्योंकि जो अधिक विकसित है, उसका अधिक विकसित का काम क्या होता है? शोषण करना कि पोषण करना? अधिक विकसित का क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक? पोषण करे कि शोषण करे? और हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। इसीलिए पूरी प्रकृति में यदि परेशान है तो कौन है? गाय परेशान नहीं है ग्लोबल वार्मिंग से, सिर पे हाथ रख के नहीं बैठ रही अरे यार अब कल क्या होगा। पेड़ को परेशानी नहीं है। किसको परेशानी है? क्योंकि शोषण कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, इसलिए मानव परेशान है। जबकि अपेक्षा से हमारे उसमें ही देखें ना, हमसे जो अधिक श्रेष्ठ है, हम उससे क्या अपेक्षा करते हैं?
हमारा मार्गदर्शन करेगा, पोषण करेगा, कि हमें एक्सप्लॉइट कर लेगा? मार्गदर्शन करेगा, है ना। तो ये इस वजह से हमको दिक्कत आ रही, मानव अधिक श्रेष्ठ होते हुए भी अपनी अधिक श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं दे पा रहा है। इसलिए हमारा संबंध है ही, संबंध बनाने है कि संबंध है, पहचानना है। मिट्टी पत्थर के साथ संबंध है कि नहीं है? है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे उसको, है ना। इसलिए हम उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे, और इसीलिए हम समस्याग्रस्त हैं। पेड़ पौधों के साथ हमारा संबंध है ही, मानव का दूसरे मानव के साथ संबंध है ही, हम लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, फलस्वरूप हम समस्याग्रस्त हो गए। बढ़िया, नेक्स्ट। हाँ जी, माइक माइक दीजिए। कौन विकसित इसलिए है? विकास शोषण की वजह से ही कर रहे, मिनरल कूदने के बाद ही वो विकास बता रहे। हाँ, अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं। देखिए, तो मानव कोई भी इकाई अधिक विकसित है, इसका मतलब क्या होता है कि वो उसका यूज भी कर सकता है और ज्यादा मिसयूज भी कर सकता है। लेकिन विकसित होने का प्रमाण क्या होता है, यूज या मिसयूज? तो विकसित होने का प्रमाण है उसका सदुपयोग कर पाना। जो उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता की बात की थी, है ना। तो अभी जिसको हम विकास कह रहे हैं, जो आपने कहा कि हम अधिक विकसित हो गए, विकसित होने का प्रमाण क्या होता है? हम अधिक सुख समृद्धि से संपन्न, जो हमारी चाहत थी। देखिए, हमारी कुछ चाहत है ना, जो लिखा था, हमारी आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक चाहत की पूर्ति के लिए हम सब कर रहे हैं। क्या ये चाहत पूरी हो पाई? तो यदि हम विकसित होने का प्रमाण देंगे, तो जो मैं चाहता हूं उस चाहत को पूरी करने के लिए तो सारे काम कर रहा हूं। फाइनली पता लगा कि हुआ क्या, धरती बीमार हो गई और आदमी समस्याग्रस्त हो गया। इससे पता लगा कि हम विकसित तो हैं होने के रूप में, लेकिन जिस तरह से हमने अपने जीने की डिजाइन को बनाया, हम अपने विकसित होने का प्रमाण नहीं दे पा रहे। नहीं तो हम समस्याग्रस्त क्यों होते? ये ठीक हुआ। तो समस्याएं, जो फल परिणाम, रिजल्ट ये बता रहे हैं कि हम विकसित होने के को अपने को प्रमाणित नहीं कर पा रहे, और इसीलिए समीक्षा करने की जरूरत है ना। ये बहुत बढ़िया डिस्टिंक्शन अभी बात हुई कि जो समीक्षा करना है कि हमने जो गलती की, दोषारोपण अलग चीज है, आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। मानो एज ए होल वी हैव फेल्ड एज ए होल, तो कहां गलती हो गई उसको जांचने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आपने गलती कर दी, इन्होंने गलती कर दी। जैसे बहुत सिंपल बात आई अभी, है ना, कि बच्चे गलती करते हैं तो क्या करें, तो हमने तुरंत बोला, भैया हमारे यहाँ तो 6 घंटे रहते हैं, 18 घंटे तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ये ठीक है, लेकिन अब सोल्यूशन क्या है इसका? उत्तर यदि और गहराई से देखेंगे तो उत्तर ये आया कि पेरेंट्स को भी समझदार बनाना पड़ेगा। उत्तर तो ही निकलेगा ना। अब मुद्दा है, कौन बनाएगा? शिक्षक नहीं, कौन बनाएगा? जो समझदार है उसी की जिम्मेदारी है दूसरे को समझदार बनाना। ये पकड़ में आ रहा है? जिम्मेदारी किसकी होती है, समझदार की कि ना समझ की? तो यदि हम अपने को समझदार मानते हैं, क्या मानते हैं? समझदार मानते हैं, तो जिम्मेदारी समझदार की होती है, समझदार बनाने की, दूसरे की नहीं होती है ना। तो ऐसा नहीं कह रहे कि यार शिक्षक को बुला के सबको वो कह रहे कि तुम्ही को सारी जिम्मेदारी दे दी, लेकिन ये स्वाभाविक है, समझदार व्यक्ति ही जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारियों को लेने के लिए लोग प्रयासरत रहते हैं। क्यों चाहते हैं लोग पोजीशन, मुझे ये जिम्मेदारी दे दो? क्योंकि जिम्मेदारी को निर्वाह करके तृप्ति है। अभी हमने जिम्मेदारी को निर्वाह करने की समझदारी नहीं होती, इसलिए जिम्मेदारी एक बोझा है। अदरवाइज लोग जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं। ये सारे सामाजिक पद क्या है? जिम्मेदारी तो है। तो पिता होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, मां होना एक बड़ी जिम्मेदारी है ना। पति होना एक जिम्मेदारी है, पत्नी होना एक जिम्मेदारी है, मित्र होना एक जिम्मेदारी है, भाई होना एक जिम्मेदारी है, गुरु होना एक जिम्मेदारी है। समझ में नहीं आता तो जिम्मेदारी सिर दर्द है, और फिर हम टाइम पास करना चाहते हैं, किसी तरह से निकलना चाहते हैं। अदरवाइज जिम्मेदारियां निर्वाह करने में ही तृप्ति है, इसीलिए आदमी रिस्पॉन्सिबल होना चाहता है।
जिम्मेदारियों का ही सुख है, जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर ले जाने का सुख है ना। और मानव सबसे अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि सब सर्वश्रेष्ठ इकाई है, प्रकृति विधि से सबसे अधिक जिम्मेदार है, और इसीलिए जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं होता तो समस्या भी उसी को रहती है। गुरु जी, जी इन्हीं के प्रश्न का मेरा कंटिन्यूएशन है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से हमें फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाना पड़ रहा है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, और ऐसी ही बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से हमें बिल्डिंग्स भी बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को रहना। तो ये तो हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। हमें अननोइंग हम जानते हैं कि हम अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, इतने सारे लोगों को भूखा तो नहीं रख सकते। बढ़िया। और दूसरी बात है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, हमें भी मालूम है ये गलत बात है, लेकिन अगर हमारा कंट्री, अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाता है और हम आर्मामेंट्स को हम एनकरेज नहीं करते हैं, तो कल हो सकता है कोई दूसरा कंट्री, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ऐसे लोग हम पे हमला कर सकते हैं, और तब हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करना होगा। बढ़िया। तो दो मुद्दे आप उठा रहे हैं ना, एक तो पॉपुलेशन है ना। अच्छा, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मानव सर्वश्रेष्ठ इकाई है, तो अच्छी जो श्रेष्ठ इकाइयों की पॉपुलेशन बढ़ना समस्या क्यों हो गया? समझ रहे हैं ना? ना समझी से मतलब वही तो, हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मानव ज्यादा है कि पशु पक्षी ज्यादा है? मानव का पेट बड़ा है कि गाय का पेट बड़ा है? फिर हमें पेट भरने से सारी अव्यवस्था क्यों फैलानी पड़ती है, उसको पेट भरने में अव्यवस्था नहीं फैलानी पड़ती है? हम क्या कर रहे हैं, रूट कॉज को इसी को कह रहे हैं, समीक्षा करनी पड़ेगी ठीक से। क्या पेट माने खाना समस्या हो रहा है? आपको भी पता नहीं, अभी आप डेटा गूगल का हम लिटरली सदुपयोग ही नहीं कर रहे। आप डेटा देखिए, आज भी जितनी फूड की जरूरत है उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा हो रहा है अभी, और समुद्र में फेंका जा रहा है, अपनी एफडीआई गोदाम में सड़ाया जा रहा है। मामला पैदावार का नहीं है, कहीं और है, उसी को एड्रेस करने की बात हो रही है ना। ये तो हमें बोलने में ऐसा लग रहा है कि समस्या पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो अमेरिका की कम है भारत से, यदि आप पर कैपिटा एरिया वाइज देखेंगे ना, और यूरोप में सब नेगेटिव हो गई पॉपुलेशन, जापान में नेगेटिव हो रही। अधिक पॉल्यूट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा तो, क्योंकि कंजम्पशन उधर जाता है, तो संख्या पॉपुलेशन है ही नहीं। ये इसी को कह रहे हैं समीक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए दर्शन बात इसको समझना पड़ेगा। मानव समस्या करता नहीं है, अज्ञानी मानव समस्या करता है। इसीलिए आगे देखेंगे तो पकड़ समझ में आएगा कि जो भ्रम है यही समस्या है। ये आप तक पहुंचा, ये है मुद्दा, है ना। तो समस्या मानव नहीं है, ना समझ मानव समस्या है, और समझदार मानव एसेट है ना। और मानव को समझदार होना उसकी बाध्यता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में सब जगह व्यवस्था का ही स्वरूप है, मानव को छोड़ करके। और ये जब इसका जब दर्शन होता है, तब जाके समझ में आता है कि मानव यदि व्यवस्थित नहीं होगा तो समस्या ग्रस्त रहेगा। बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। और न्यूक्लियर वेपन कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना, क्योंकि ये मजबूरी हो सकती है। मजबूरी अलग चीज है, क्योंकि हम समझदार नहीं बना पा रहे, है ना। अच्छा, ऐसा हमें लग रहा है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की समस्या है ना। दो भाई तो एक ही घर के हैं। सारे कोर्ट में झगड़े जो अधिकतर हैं, अभी फिर से गूगल करके देखना, है ना, जिन्होंने लॉ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तब भी किनके झगड़े ज्यादा हैं? पारिवारिक झगड़ों से भरा पड़ा है कोर्ट। वहां कौन सा न्यूक्लियर बम चाहिए था? वो जो दो भाई एक साथ पैदा हुए, 5वीं 8वीं 10 साल तक, 12 साल तक, 13 साल तक, जो कोई तीसरा यदि कुछ उनके बीच में आ जाए तो उसके लिए सब कुछ मर मिटने को तैयार थे, आज मारने मिटने को तैयार हो गए। तो समस्या कहीं और है ना। इसलिए भैया कह रहे हैं फिर वो पापी पेट का सवाल नहीं है, हमारी नासमझी का सवाल है, उसको पकड़ना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, सूझ कहीं और है। हम ठीक से समीक्षा करेंगे ना
तो हमें दिख जाएगा कि सूझ कहीं और है, सूझ हमारी ना समझी के है, हम ठीक से दर्शन ही नहीं कर पाए किस चीज का, सच्चाइयों का। और हमने दो दर्शन किए जिसको भौतिकवाद और अध्यात्मवाद या ईश्वरवाद के नाम से अपन जानते हैं। इन दोनों में अधूरा हुआ है दर्शन। उसका रिजल्ट क्या, कैसे बोलेंगे अधूरा हुआ? जो फल परिणाम चाहिए थे वो नहीं मिले, क्योंकि हमारी बहुत गहरी आस्था है हमारे पूर्वजों के प्रति। नहीं भैया वो तो सब ठीक ही थे, क्या हम मानते हैं? हमारे लिए तो इसलिए हमारे यहां तो जो मर जाता है वो हमेशा स्वर्ग में ही जाता है, नरकवासी होते ही नहीं है कोई। हाँ, क्योंकि हमें मानते हैं कि आगे वाले सब ठीक थे। जबकि हम यदि अपन ध्यान से देखेंगे तो हमारे पिताजी और चाचा जी में नहीं बन रही है, हमारे दादाजी भी बहुत अच्छे से रहते हो आपस में, ऐसा नहीं है। और गहरे में देखेंगे तो जिस तरह से बहुत सारी समस्याएं आपको दिख जाएंगी। आगे की पीढ़ी एक्चुअली आगे है, ये भी हमारे में उतर नहीं रहा है। हम अभी वही गुणगान कर रहे हैं, हम पहले बढ़िया थे, पहले बढ़िया थे, पहले बढ़िया थे, है ना? ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारी गति की है और अब हम आगे और अच्छा हो सकते हैं, नहीं तो भरोसा ही नहीं आएगा। अच्छा, पहले हम जा नहीं सकते, अब हम तो पैदा हो गए अभी 21वीं सदी में, है ना? तो पहले अच्छे थे, उसको क्या करेंगे? तो पहले जिन्होंने जो किया वही तीन बातें हैं ना, भूतकाल का धन्यवाद, विगत का, वर्तमान में विश्वास, भविष्य के लिए योजना। नहीं तो हमारा क्या है, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य के लिए चिंताग्रस्त, इससे नहीं चलेगा। बढ़िया, एक ही समस्या है, उसको बढ़िया से समझ लें। ना समझी ही एकमात्र समस्या है, ना तो परिस्थितियां समस्या हैं, ना दूसरे लोग समस्या हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यही एकमात्र समस्या है। ये जितना अपने में गहरे में आएगा, है ना, उतना अपने में सुकून आएगा और समझने के लिए मन बनेगा। नहीं तो हमारा समझने के लिए मन बनता ही नहीं। ये बार बार कहा जा रहा है, मानव ही एकमात्र इकाई है जो समझ सकता है, जो समझना चाहता है, जो जीना चाहता है। अब देखिए कुछ निष्कर्ष। अस्तित्व में केवल 4 ही अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी 4? मिट्टी पत्थर को क्या कह रहे हैं? पदार्थ अवस्था। क्या कह रहे हैं? पदार्थ। उसी से अगली प्रकटन होता है जिसको कह रहे हैं प्राण अवस्था, जिसको कह रहे हैं पेड़ पौधे। उससे आगे की स्थिति है जीव अवस्था, पशु पक्षी। और उसके बाद है मानव, जिसको कह रहे हैं ज्ञान अवस्था। तो 4 ही अवस्थाएं हैं, है ना जी? अगली स्लाइड। और 4 में से 3 अवस्थाएं परस्पर पूरक हैं, बिना किसी एजुकेशन के। उनकी कोई क्लास नहीं हो रही। नीम के पेड़ को बताना नहीं पड़ रहा है कि तुमको पूरक होना है, नदी को बताना नहीं पड़ रहा है कि तुमको पूरक होना है ना? पशु पक्षियों को बताना नहीं पड़ रहा है कि तुमको पूरक होना है। और मानव सबसे अधिक श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है। कौन सी इकाई है? ज्ञान पूर्वक ही मानव नियंत्रित होता है। इसीलिए एजुकेशन की जरूरत सिर्फ मानव को पड़ती है। ये एग्जिस्टेंशियल डिजाइन है। मानव समझदारी पूर्वक ही संबंधों को पहचान पाता है, निर्वाह कर पाता है, उसी का नाम है न्याय कर पाता है। नहीं तो हम अन्याय करते रहते हैं। चाहते हैं न्याय करना, लेकिन समझ नहीं है तो करते क्या है? ये कोई गलती नहीं है, ये एवोल्यूशन है मानव का, धरती पर एवोल्यूशन का प्रोसेस है। ये कोई गलती नहीं हो रही है, ऐसे ही डिजाइन है ना? सबसे अच्छी बात है, मनुष्य सभी का पूरक होकर के ही जीना चाहता है। हम हार्मोनी में जीना चाहते हैं। हमारे में जो विवाद है, ये जो झगड़ा है, जो डिसहार्मोनी है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो युद्ध है, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जो दुरुपयोग है, ये हमें स्वीकार नहीं होता, किसी को स्वीकार नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। यदि पॉपुलेशन समस्या होती तो यूक्रेन में जो लोग मर रहे हैं, कभी आप टीवी में देखो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब? कैसा लगता है? क्यों खुश होना चाहिए? वाह, इतने लोग कम हो गए, जनसंख्या कम हो गई। जनसंख्या समस्या ही नहीं है ना? इसलिए हमें तकलीफ होती है। किसी के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छा नहीं लगता यहां तक तो ठीक है, करें क्या? ये हमें उत्तर नहीं मिलता। ये हमारी समस्या है ना? क्या करें? और फिर हमें लगता है हम तो छोटे से एक व्यक्ति, हम क्या कर लेंगे? हमें अपनी पावर ही नहीं पता, जबकि एक एक व्यक्तियों ने पूरी दुनिया को बदला है। कितने कितने व्यक्तियों ने? एक एक व्यक्तियों से, चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो गांधी हो, है ना, चाहे वो जिन्होंने वेदों की रचना की हो, चाहे वो महावीर हो। माने मेजर परिवर्तन जब भी आए, किससे आए हैं? नए अनुसंधानों से आए।
नए व्यक्तियों से आए। उसी अर्थ में एक अनुसंधान है। नागराज जी भी सोचते हैं मेरे अकेले से समझ लाने से क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, अकेले से नहीं होगा, लेकिन जब एक समझ में आ गया अकेले से नहीं होगा तो क्या मतलब हुआ, अपने जैसे तैयार करना पड़ेंगे, वो प्रक्रिया है। तो इसलिए मैं कह रहा था जो समझदार हो जाता है, जिम्मेदारी क्या है उसकी, अब अपने जैसे दूसरों को समझदार बनाना, यही तो प्रक्रिया है। नहीं तो कैसे धरती बदलेगी, है ना। तो इसी डिजाइन में अच्छा समझदार होके हमें लगता है हम फंस नहीं गए। ये जो अपने को मल्टीप्लाई करने का सुख है ना, ये जैसे जैसे अपने को समझ में आएगा, बिना समझदारी के जिम्मेदारी बोझा है, समझदारी पूर्वक जिम्मेदारी उत्सव है ना, वो हम चाहते हैं, उसको पूरा करने में मजा आता है ना, उसी का नाम उत्साह है। बढ़िया। तो मनुष्य भी सभी का पूरक होना ही चाहता है। अब क्या लिखा अगला लाइन, मानव समझ में कमी के कारण अन्य वास्तविकताओं से संबंध ठीक से पहचान नहीं पाया। बस इतना ही इशू हो रहा है, संबंध ना पहचान पाने के कारण तालमेल पूर्वक जीना होता नहीं है। संबंधों को पहचानने का प्रयास भी स्पष्ट दिखाई देता है ना। तभी हमने नेशनल बाउंड्रीज, गांव, शहर, दूसरे नेशंस, लोगों से संपर्क, बहुत सारी चीजों को पहचाना है ना। तो हम प्रयासरत ही हैं। तालमेल ना होना ही अव्यवस्था है। तो स्वयं से लेकर समग्र व्यवस्था को समझकर उत्सव पूर्वक जीने का राजमार्ग मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि कौन सी चीज हम नहीं समझ पाए उसको आइडेंटिफाई किया और उस समझ को कैसे पहुंचाया जाए, उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, जिस प्रोसेस को लिखा है ना। तो प्रोसेस क्या है, अभी हम समझाना तो चाहते हैं लेकिन यदि हमारे आचरण में नहीं है तो हम समझा नहीं पाएंगे। तो बिना समझे उपदेशात्मक विधि से समझ नहीं पहुंचती। ये भी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि हम यदि जी नहीं रहे उस बात को और हम समझाना चाहते हैं दूसरों को, तो उसमें फिर वो चाहिए वाली भाषा आती है, उपदेशात्मक भाषा आती है, वो काम नहीं करती है क्योंकि सामने वाले को दिखता है आप तो ऐसा जी नहीं रहे हो, है ना। तो समझाने का विधि क्या है, आचरण। और उसमें जो फिर मानवीय भाषा बनती है, उसमें जो मूल्य, जो धीरता दिखाई देती है, विश्वास दिखाई देता है, स्नेह दिखाई देता है ना। और 30 मूल्यों की चर्चा होगी। और जो नीतियां दिखाई देती हैं, उससे जो अपने में चरित्र दिखाई देता है, उसके द्वारा चीजें पहुंचती है ना। इसलिए इसमें एक अलग ढंग से इसलिए कह रहे थे शिक्षा जो है वो साधना स्थली है ना, एंजॉयमेंट स्थली नहीं है, भोग स्थली नहीं है। तो वो साधना क्या है, इन चीजों को समझने के लिए जो ध्यान देना है, यही साधना है। बढ़िया, क्लियर हो रहा है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछते रहना, मतलब क्योंकि ये कोई मानना नहीं है। कहीं भी लगता है कि चीज स्पष्ट नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति समझ आता है वो सब कुछ की जिम्मेदारी लेता है ना, क्योंकि उसको दिखता है कैसे पूरा होगा। बढ़िया। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ये जो हर जगह जो क्वेश्चन मार्क लगे थे वो क्वेश्चन मार्क हट जाए, अर्थात मानव को मिट्टी पत्थर के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ और दूसरे मानव के साथ क्या है संबंध, कैसे इसका निर्वाह होना है, ये समझ में आ जाए। देखो जो बात कर रहे थे ना आवर्तनशील अर्थशास्त्र, पूरी डिजाइन है चक्रीय। पूरी धरती पर जो जितनी भी डिजाइन है कैसी है, साइकिल डिजाइन। जैसे वाटर साइकिल आप लोग पढ़ाते हैं ना, वाटर साइकिल है ना। क्या है भाई वाटर साइकिल, पूरे धरती पे यदि हम वाटर साइकिल को देखेंगे तो कितना परसेंट पानी है लगभग धरती पर, है ना, 70 to 75% पानी है धरती पर। ठीक है, इसमें से पीने योग्य पानी कितना है, 3%। 97% पानी है वो सॉल्टी है, समुद्र में है। इसमें से 2% जमीन के अंदर है, 1% ऊपर है, उसमें से 0.67% 2/3 आइस के रूप में है। केवल 1/3 माने 1% वो नदी नाले तालाब के रूप में है। फिर भी मानव जाति के 700 करोड़ लोगों से अधिक है।
पर्याप्त है ना। वो बास्ट बन के, अब देखो कितना अच्छा डिजाइन है, नेचर की डिजाइन को देखो। हम यदि घर में रहते हैं तो पानी की टंकी कहां बनाते हैं? छत पर ऊपर, और फिर टुल्लू पंप से ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है। नेचर ने भी पानी की टंकी कहां बनाई है? छत पर, हिमालयाज में। और उसका पानी की टंकी के लिए कितना, यदि सोचो इतना पानी को उड़ाना हो, उठा के ले जाना हो, उसने क्या डिजाइन बनाई? सोलर एनर्जी को यूज कर रहा है। क्या ब्यूटीफुल डिजाइन है। ये सब मटेरियल डिजाइन हो रही है, और आदमी इतना समझदार हो कि सब उल्टे पुल्टे डिजाइन कर रखे हैं। तो साइक्लिक सिस्टम को डिजाइन हुई। क्या डिजाइन हुई भाई? यहां से पानी उड़ता है, वहां बर्फ के रूप में पहुंचता है, जैसे गर्मी बढ़ती है पिघल के आता रहता है, और हमारा सारा काम होता रहता है। हमें इसको समझ में नहीं आया। हमने क्या सोचा, भैया जितना हमारा कचरा है काय में डालना है। फिर हम गीत गा रहे हैं, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। पापी कौन है? गलती कौन कर रहा है? ये भ्रमित, उसी को हम बड़े से सुना रहे हैं। तो पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी क्यों हो गई? हमें लगा यार अंडर वाटर पानी, इसकी क्या जरूरत है? 2% इसको खींचो। सब जगह वाटर टेबल नीचे चली जा रही, उससे पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल रहा। पूरे इकोसिस्टम को बिना समझे यूज तो कर रहे हैं, समझ नहीं है। तो जो इसीलिए भैया कह रहे थे लीनियर सिस्टम हमने बना दिया। हमने क्या किया? एक तरफा सिस्टम, पानी को निकालते जा रहे हैं, कैसे भरना है उसमें डालने का कोई डिजाइन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूरे सूरत में सभी बिल्डिंगों में जब भी नक्शा पास होता है, सब में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन रहता है। कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता नहीं। क्यों? यदि आप निकाल रहे हो अंडर वाटर तो डालो तो सही भाई, रिचार्ज करना पड़ेगा कि नहीं। हम लेकिन लीनियर सिस्टम बनाए। हमें लगा यार कितनी बड़ी धरती है, निकालते रहो हर चीज, पेट्रोल निकालते रहो, डीजल निकालते रहो, कोयला निकालते रहो, आयरन ओर निकालते रहो, एल्यूमिनियम निकालते रहो। ऐसे लग रहा है जैसे असंख्य भंडार है। कैसा भंडार है? जबकि धरती का डायमीटर कितना है बच्चे? कितना है धरती का डायमीटर? पता है कितना? वो पता है कितना डायमीटर है? 12,800 किलोमीटर। निश्चित डायमीटर है भाई, उसमें अनिश्चित असंख्य वस्तुएं थोड़ी आ जाएंगी। अनलिमिटेड नहीं है ना, रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन पर्याप्त है। लिमिटेड होते हुए भी पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक सिस्टम में आप पानी पीते हो, प्यास बुझ जाती है, टॉयलेट के माध्यम से फिर निकाल देते हो उसको, फिर भाप बन के फिर उड़ जाता है, उसमें जो सॉल्ट है वो रह जाता है, बाकी चला जाता है। इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है, लेकिन हमने समझा नहीं। हम पानी के लिए परेशान घूम रहे। हवा कितनी है? लिमिटेड है लेकिन पर्याप्त है। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हम क्या छोड़ रहे हैं? CO2। CO2 किसका भोजन है? पेड़ पौधे क्या छोड़ रहे हैं? कितना सिंपल ब्यूटीफुल डिजाइन। एक निश्चित बैलेंस बना रहता है, हमने उसको तोड़ दिया। तो ये फिर समस्याग्रस्त हो रहे, पोल्यूशन हो गया, दिल्ली रहने लायक नहीं है। ऐसी कई सिटीज हो गई हैं, मेजर सिटीज, जो रहने लायक नहीं बची। यदि उनका एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI रहने लायक नहीं है। अब ये कौन कर रहा है? यदि अध्यात्मवादी डिजाइन से सोचेंगे तो कौन कर रहा है? करने वाला कौन? वो कर रहा है। बेवकूफी हम कर रहे हैं, उसके ऊपर डाल रहे, फिर परेशान हो रहे। तो कौन कर रहा है बेवकूफी? मैं। ये पूरा दर्शन मानव को जिम्मेदारी बनाने के अर्थ में उसी से तृप्ति है। समझदारी ही जिम्मेदारी है। समझे बिना कोई जिम्मेदार बनता नहीं, इसलिए हम तुरंत भागते हैं। किसने गलती? नहीं, वो कर रहा है ना। अमेरिका ने पॉल्यूशन फैला रखा है, इसमें हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। बच्चे को किसको सुधारना चाहिए? पेरेंट्स को। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? भेजा ही तुम्हारे पास इसलिए, हमसे सुधर रहा होता तो काय को भेजते? ये ब्लेम गेम में लगे हैं, है ना। तो जब तक समझदार नहीं होंगे तो जिम्मेदारी आएगी नहीं। तो क्या होना है फाइनली? इनमें जो ये हमसे जो अपेक्षाएं हैं, है ना, वही संबंध है, उनकी पूर्ति कर पाने के योग्य बनने से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मार्क हैं, ये हम पूरकता विधि से जी सकते हैं। पानी के साथ, हवा के साथ, है ना, पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों, और अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। जैसे गाय भैंस, ये अपने से ज्यादा चाहिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे, है ना। हम और अधिक अच्छे से पूरक हो सकते हैं यदि हम समझ जाएं। तो जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। और आपको बताएं, अच्छी न्यूज ये है कि जनसंख्या हर जगह अब कम होती चली जा रही है ना। भारत में भी रिप्लेसमेंट से नीचे चले गए, अपन 2.04 आ गया डेटा। 2.1 होता है जहां रिप्लेसमेंट
पता है आप लोगों को? माता पिता 2 लोग हैं, यदि 2.1 बच्चे एवरेज पैदा करते हैं तो रिप्लेसमेंट 0.1 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि मोर्टेलिटी डेथ हो जाती है इसलिए, है ना। जापान ऑलरेडी 1.5 से नीचे है, यूरोप पूरा 1.6 1.7 पे चल रहा है काफी टाइम से। चाइना 1.4 के आसपास आ गया क्योंकि उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म लाए थे। भारत में आप सरप्राइज होंगे, यूपी बिहार 50% है 1980 के बाद। 1980s में 4.76 था यूपी का, अभी 2.3 है। एमपी का 6 पॉइंट समथिंग था, अभी 3 पॉइंट समथिंग है। तो ओवरऑल बहुत ड्रास्टिक गिर रहे हैं, है ना। तो समझ में आएगा, तो पॉपुलेशन तो अपन पैदा करते हैं ना, ऐसे लग रहा है पॉपुलेशन बाहर से आ रही है, हम ही कंट्रोल कर सकते हैं, सारा कुछ हमारे ऊपर है। समझ में आएगा तो वो भी जरूरत पड़ेगी तो उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। बढ़िया। तो क्या होगा इससे, यदि समझदार हो गए तो? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो अब हम क्या कर रहे थे, अभी व्यवस्था को हम अपनी आजीविका के लिए जो बनी हुई व्यवस्था है सिर्फ दोहन कर रहे हैं। पहले शोषण शब्द बुरा लगता था, एक्सप्लॉयटेशन, तो हमने उसको शब्द को बदल दिया, दोहन कर रहे हैं, है ना। शब्द बदलने से क्रिया नहीं बदली, काम तो वही हो रहा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, अब भागीदारी निभाएंगे, अर्थात हम पानी का यूज भी करेंगे लेकिन इसको कैसे रिप्लेनिश करना है उसको भी समझें, है ना। आज से पहले अभी जो लोग यूरोप विजिट करते हैं, है ना, आप देखो उनकी नदियों की हालत भी ऐसी ही थी आज से 30 साल पहले। अब देखो तो उन्होंने वाटर टेबल ठीक कर दिया। हम लोग भी इंप्रूवमेंट की तरफ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। किसी समय लगता था स्वच्छता हम हो ही नहीं सकती, तो अभी हमें लगता नहीं पेरेंट्स तो सुधरेंगे ही नहीं, बच्चे तो सुधर, ऐसा नहीं है। किसी समय लगता था, भारत में जो स्वच्छता अभियान चलाया, हमें लगता था भैया 10 मिनट के लिए झाड़ू उठा लिया, 2-4 दिन के लिए शो करने के लिए। अब आप देखो वही सूरत के प्लेटफॉर्म को, मैं तो यहां पर 93 से देख रहा हूं, है ना, प्लेग के पहले भी था, दोनों उसमें फ्लड में भी था, इतने बड़े बड़े चूहे कूदते थे वहां, जिन लोगों ने कभी ध्यान दिया। अब आज आप देखो बहुत गजब इंप्रूवमेंट है। तो हम यदि समझ जाएं, जिस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, उसको सुधार करना बहुत मेहनत का काम नहीं है, समझना मेहनत का काम है ना। ये इसमें मेहनत लगती है, क्योंकि इस बात को स्वीकार पाना कि मेरे से कुछ एरर हो रही है, इसमें एक समय लगता है। ये जैसे जैसे स्पष्ट होगा, हमें लगता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी, है ना, और बहुत तेजी से बदलती भी हैं और बदली भी हैं। इतनी जो खराबी हुई है, ये भी हमने पूरा देखेंगे तो इंडस्ट्रियल एज के बाद पूरा धरती को बर्बाद किया ना हमने, 300 साल से ज्यादा नहीं है, जबकि मानव इस धरती पर रह रहे लगभग 2 लाख साल से, ऐसा जो डेटा बताता है। तो बहुत तेजी से चीजें बदलती हैं, निगेटिव में भी बदल रही है, ऐसे ही पॉजिटिव में भी उतनी तेजी से बदलेंगी यदि हम समझदार होंगे। तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इसको कह रहे हैं विकास। व्यवस्था को बनाए रखना ही विकास है। अब व्यवस्था पूर्वक जो विकसित हो जा रहे हैं वो विकास नहीं है, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है ना, वो समस्या पैदा कर रहा है। बढ़िया, ठीक चल रहा है यहां तक? इस पर कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट। तो इस दर्शन की जो बेसिक डिफरेंस क्या है ना, ये रहस्यवाद से मुक्त है, इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, कोई संप्रदायवाद भी नहीं है ना। और सबसे अच्छी बात है, इसमें लॉजिक को जगह दी जा रही है, इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जानना होगा तो आपको तर्क करना ही पड़ेगा। और चूंकि तर्कपूर्ण ढंग से बात हो सकती है, इसलिए एजुकेशन का हिस्सा बन सकता है। क्या बन सकता है? इसलिए एजुकेशन का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि इसमें तर्क संगत है ना, हम इंक्वायरी लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, रूट कोज पे जा सकते हैं, रूट कोज से बाहर कैसे आएंगे इस पे जा सकते हैं, इसलिए इस पर चर्चा हो सकती है। इसीलिए शिक्षा विधि से अध्ययन संभव है और ये सार्वभौम है। ऐसा नहीं कि भारतीय लोगों के लिए, जैसे न्यूटन का नियम तो ऐसा नहीं पढ़ाते, किडनी का डॉक्टर ऐसा नहीं होता, अमेरिकन लोगों की किडनी का डॉक्टर, जापानी लोगों की हड्डी का डॉक्टर, है ना, क्योंकि सार्वभौम है, शरीर की डिजाइन एक जैसी है, केवल ऊपर से अलग अलग है ना, चमड़ी का रंग अलग है, हाइट अलग है, लेकिन बाकी अंदर देखेंगे तो सब एक जैसा है। ऐसे ही मानव भी शरीर में थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, उसकी आगे थोड़ा डेप्थ में देखेंगे तो पता लगेगा हम सब भी एक जैसे हैं। इसीलिए जो मानव से जुड़ी हुई सच्चाइयां हैं वो भी सार्वभौम हो सकती है ना।
तो क्या है भाई एक शिविर, ये क्या है? मानने से जानने की यात्रा है। तो बहुत सारी चीजें हमने मान रखी हैं, उसको जब जानने जाएंगे तो जो मान्यताएं ठीक नहीं होंगी वो गिर जाएंगी, जो सही होंगी वो सस्टेन कर जाएंगी। लेकिन वही काम जान करके करने में अलग तृप्ति है, मान करके सही काम करने में भी तृप्ति नहीं है, क्योंकि हम ही उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। तो जो ऑर्गेनिक खेती भी कर रहा है किसान, सही काम कर रहा है, फिर भी उसको डाउट बना रहता है, क्योंकि जान करके नहीं कर पा रहा है कि वो व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। वही एक समझदार आदमी फिर खेती करता है, लेकिन उसका एक आत्मविश्वास रहता है। उसको कोई बोलता है यार तुम क्या कर रहे हो, बोलती मुझे पता है मैं सही काम कर रहा हूं। ये जो मैं सही हूं, इसका एक अलग विश्वास है। वही काम को मैं सही हूं इसलिए कर रहा हूं, और एक किसी ने नौकरी पर रख लिया है मजबूरी में कर रहा हूं, इन दोनों में बहुत अंतर है मानसिकता में, है ना। तो इतने से ही पूरा गेम हो रहा है। इतना ही तृप्ति और अतृप्ति का कारण है। सही करते हुए भी यदि हमें सही है ये स्पष्ट नहीं है, तो हम उसको बोझ की तरह कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं और हमें पता है हम सही कर रहे हैं तो हम उत्साह की तरह कर रहे हैं, उत्सव की तरह कर रहे हैं। फिर हमसे कोई बोलता है यार तुम इतनी पढ़ाई लिखाई करके तुम ये कर रहे हो, और दूसरा जो बिना उसके कर रहा है वो बोलता है यार बात तो सही, चार लोग बोल के लगता है कुछ गड़बड़ है यार, है ना, क्योंकि उसको स्वयं पे भरोसा नहीं हो रहा है। तो स्वयं के प्रति विश्वास का इतना ही मतलब होता है मुझे पता है कि सही क्या है और मैं वो कर रहा हूं, है ना, इसलिए अपने प्रति विश्वास आता है, उसकी तृप्ति होती है। तो मानने से जानने की ओर यात्रा है, भय प्रलोभन आस्था से विश्वास की ओर यात्रा है। ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? पकड़ में आ रहा? समझ के करना और बिना समझे करना। और साधन संपन्न दुखी दरिद्र से साधन संपन्न सुखी समृद्ध की ओर यात्रा है। तो यहां पर एक गरीबी अमीरी की एक चर्चा कर लेते हैं, है ना। एक काफी लोगों को लगता भी है कि गरीब और अमीर का क्या मतलब है ना, और समृद्धि का क्या मतलब है। तो गरीब उसको कह रहे हैं जिसके पास, देखिए दो चीजें हैं, एक है साधन की कमी और एक होता है कमी का एहसास। सर एक्सक्यूज मी जी हाँ, यहाँ से सर। हाँ हाँ बोलिए। अभी उसमें जो ये लिखा है ना, हाँ आस्था से विश्वास की ओर, बिल्कुल, तो आस्था और विश्वास दोनों डिफरेंट है, बिल्कुल। क्योंकि आस्था का मतलब व्यवहार में तो हम कि भाई उसके प्रति आस्था है या श्रद्धा है, विश्वास है, ऐसी बात करते हैं, तो मीन्स के दोनों वर्ड हम बढ़िया, बहुत गुड। आस्था का मतलब है बिना जाने मान लेना, और विश्वास का होता है जान करके मान लेना। क्या अंतर है आस्था में? बिना जाने मान लेना, और विश्वास क्या है? जान करके मान लेना, जान करके मान लेना, इतना ही अंतर है। बराबर। इसीलिए आस्थाएं परिस्थितियों बस बदल जाती हैं। आस्थाएं क्या होती हैं? परिस्थिति वाइज पर बदल जाती है, हाँ, है ना। लेकिन जो समझ है, विश्वास है, विश्वास वो चीज है जो परिस्थितियों को बदल देता है। आस्थाएं परिस्थिति में बदल जाती हैं और विश्वास वो है जो परिस्थितियों को बदल देता है। ये बहुत माइनर गैप है। जैसे आप आस्था बस वेजिटेरियन है, भाई मैं जैन में पैदा हो गया तो मैं क्या हूं? आस्था बस क्या हो गया? वेजिटेरियन। हाँ, ठीक है। अब क्या हुआ? मुझे मान लो अमेरिका जाना पड़ा, अब वहां मिलता ही नहीं है मान लो, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपनी आस्था को बदल देता हूं परिस्थितियों के दबाव में और जस्टिफिकेशन या दोस्तों के दबाव में, जिसको पीयर प्रेशर बोल रहे हैं, है ना। लेकिन यदि मुझे समझ करके वेजिटेरियन हूं, अब मैं परिस्थितियों को बदलूंगा, और वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स भी खड़े हो सकते हैं कि वहां उपलब्ध होने लग जाए और लोगों को भी वेजिटेरियन। तो जो समझ, विश्वास क्या है? परिस्थितियों का निर्माता है। आस्था परिस्थितियों में डूब जाती है, इसलिए उसकी स्थिरता नहीं है। इसीलिए दो शब्द आते हैं परम, देखिए, एक होता है प्रवृत्ति, है ना, एक होता है संस्कार। जो समझ करके बनता है उसको कहते हैं संस्कार, जो बिना समझे बनता है वो प्रवृत्ति
प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति समझदारी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, फिर भी प्रवृत्ति है। समझने के बाद वो संस्कार है। इसीलिए परिस्थितियों से प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, संस्कार वो है जो परिस्थितियों को बदल देता है। वो बदलता नहीं है, क्योंकि वो तो समझ गया वो कैसे बदल सकता है। ये बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक, ओके, थैंक इतना यू। ही है आस्था और विश्वास में। तो साधन संपन्न की बात कर रहे थे अपन। गरीब क्या है, उसके पास साधन की भी कमी है और उसको कमी का एहसास भी है। साधन की कमी भी है और कमी का। अमीर आदमी क्या है, उसके पास साधन तो पर्याप्त हैं, लेकिन उसको कमी लगती है कि ज्यादा लगता है। कैसे पता लगेगा उसको कमी लगती है? क्योंकि और चाहिए। पता कैसे चलता है कि कम है? हमें ये बना रहता है, ये तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास बहुत है। ये कौन कह रहा है? ये सामने वाला कह रहा है कि यार तुम्हारे पास तो बहुत हो गया मुकेश भाई, और क्यों दौड़ रहे हो? वो क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि उसको क्या लग रहा है, मेरे पास तो, क्योंकि कम नहीं है तो दौड़ेगा क्यों? बनाए रखने के लिए दौड़ना अलग बात है, बढ़ाने के लिए दौड़ना। तो अमीर को क्या लग रहा है? हमें लग रहा है कि साधन बहुत हैं, है ना, साधन है उसके पास, कमी नहीं है, लेकिन एहसास बना हुआ, इसीलिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए बना रहता है। एक्चुअली तो और गहरे से देखेंगे तो हम सबने छोटे गरीब से बड़े गरीब की यात्रा की है। अमीर एक्चुअली बड़ा गरीब है। वो कैसे? आपके पास आज से 10 साल पहले पूछेंगे तो आपकी कितनी रिक्वायरमेंट थी? भैया 10 लाख, एक मकान हो जाए तो हो जाएगा। और अब आपको कौन सा वाला मकान चाहिए? अब 50 लाख है तो 1 करोड़ वाला ढूंढ रहे। तो गैप कितना हो गया? पहले गैप कितने का था? तो बड़े गरीब हो गए कि ज्यादा समृद्ध हुए, अमीर हुए? तो हम और बहुत मेहनत करके 10-20 साल में छोटे गरीब से बड़े गरीब की यात्रा को कर रहे हैं। साधन संपन्न है लेकिन मानसिकता में गरीबी है। इसीलिए ऐसा भी कहा जा रहा है, ये धरती अमीरों की गरीब मानसिकता का शिकार है। ये धरती क्या हो रही है? अमीरों की गरीब मानसिकता का। वो अमेरिका वालों को लग ही नहीं रहा, उनको एनर्जी और चाहिए अभी, और जगह जगह चाइना पे प्रोडक्शन कराओ। अभी और अलग टाइप का डिजाइन निकाला। अभी ये कह रहे हैं कौन ज्यादा पोल्यूट कर रहा है? तो चाइना, क्योंकि प्रोडक्शन कहां हो रहा है? लेकिन प्रोड्यूसर से नहीं है, कंज्यूमर से पोल्यूशन है। कंज्यूम कौन कर रहा है? वो पूरा यूरोप और यूएस है, लेकिन इंडेक्स बदल दी। देखो हम हमारे यहां तो हम पोल्यूशन कर नहीं रहे, क्यों? पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री कहां लगा दी? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। अभी इंडिया में लगा रहे। तो हमें देखना पड़ेगा कंजम्पशन से, क्योंकि प्रोड्यूसर तो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है? कंज्यूमर के लिए। इसीलिए तो कोरोना आया तो अमेरिका कुछ कह नहीं पा रहा है कि जो वो वाइल्ड एनिमल्स का जो मार्केट है वो किसको केटर कर रहा है? वो चाइना का इंटरनल मार्केट जरूर है, बट वो केटरिंग कौन कर रहा है? उसके ग्राहक कौन है? पूरा यूरोप और यूएस है। तो बहुत अलग डिजाइन है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। समृद्ध क्या कर रहा है? साधन भी की कमी भी नहीं है, कमी का एहसास भी नहीं है, उसको लगता है पर्याप्त है। और उसका पता कैसे चल रहा है? अब अपने तन मन धन को दूसरों के लिए व्यवस्था में नियोजित करने के लिए उसकी मानसिकता है। यहां से पता चल रहा है कि पर्याप्त हो गया व्यवस्था में। हाँ, नाम के लिए तो अमी, जो नाम के लिए मैंने उसको कमी लग रही, किस चीज की कमी? नाम की कमी। वो तो कमी के एहसास के साथ है। नाम की कमी हो, धन की कमी हो, सारा कमी ही है ना फाइनली। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव हो जाना। अब कमी नहीं लगती है, अब लगता है मेरे पास पर्याप्त हो गया है। तो कैसे पता चलेगा पर्याप्त हो गया? उदारता से पता चलता है। दूसरों को व्यवस्थित करने में, समझदार बनाने में, धरती कैसे सुधरेगी, इसी के लिए अपने तन को, मन को, धन को नियोजित करने में लगे रहते हैं। यहां से पता लगता है। नहीं तो आज, क्योंकि फाइनली प्रमाण कहां मिलेगा? उनकी नीति से। तो उपयोग की नीति, दूसरा आएगा सदुपयोग की। सदुपयोग की माने व्यवस्था में भागीदारी, नियोजन करना। इस आचरण से पता चलेगा कि वो समृद्ध। नहीं तो हमें क्या लग रहा है? नहीं मैं तो समृद्ध हूं। अभी आप पूछोगे लोगों से, नहीं भैया मैं तो समृद्ध हूं। अच्छा, आप उनकी सुबह से शाम तक का आचरण देखो, दौड़ किसकी ले रहे हैं? इससे क्या पता चला? तो भाषा से मत जाइए, कैसे, कहां पर देखना है? आचरण से पकड़ में आता है कि स्थिति क्या है।
है ना, तो ये पता लगेगा। बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, इससे मुक्त होना है, साधन संपन्न दुखी दर्द से कहां पहुंचना है, साधन संपन्नता भी चाहिए। ये कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं है कि घर में खाने को नहीं मैं तो समृद्ध हूं, ऐसा नहीं कह रहे। साधन की भी संपन्नता है और मानसिकता में भी समृद्धि है ना, उसका आकलन भी है। जो आया था ना आवश्यकताओं की, वो क्वेश्चन पूछा था ना, आवश्यकताओं को पहचान भी पा रहे हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पा रहे हैं, दोनों स्थिति में आना पड़ेगा। पहचानेंगे हम, पूर्ति कोई और करेगा तो नहीं चलेगा। तो इस पूरी यात्रा क्या है, विरोध से तालमेल की ओर यात्रा है, कम अधिक छोटा बड़ा से पूरकता की ओर है। देखिए जब तक समृद्धि नहीं आएगी हमारे में, कम अधिक से हम मुक्ति नहीं हो पा रहे। अब मैं समृद्ध हूं, मुझे लगता है मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हूं, आपको भी लगता है आप सक्षम हैं। अब हमें एक दूसरे से वस्तु की अपेक्षा नहीं है, अब सिर्फ व्यवस्था में भागीदारी की अपेक्षा है। वहां से डिजाइन बदलती है और जीवित रहने के बहुत सारे डिजाइन है ना। इसीलिए कई लोग बोलते भी हैं कि भैया जब हम, भले ही पैसा कम था लेकिन आपस में जो आत्मीयता थी, है ना, मन मिलते थे भाइयों में, माता पिता के साथ, रिश्तेदार। अब देखो घर बड़े हो गए, रिश्तेदार कितने आ रहे। मैं जब रहता था तो हम लोग 6 लोग थे, हम लोग 4 भाई बहन है ना, 2 कमरे का मकान था, लेकिन उसमें रिश्तेदार फिर भी ज्यादा आते थे। अब हमने बनाया हुआ एक गेस्ट रूम, ये रूम वो रूम, आ कौन रहा है, और हम कहां जा रहे हैं, मामा चाचाओं के यहां, क्योंकि वो परस्परता में वो ही नहीं रहा है ना, अपनापन ही नहीं है। तो अभी हमें फिर भी हम कह रहे नहीं भैया वस्तु की कमी है, वस्तु की कमी नहीं है, ये पूरी कमी अब काहे की है, समझदारी की, संबंध ना पहचान पाने की। जैसे जैसे स्थिर होगा अपने को, तो हीनता अहंकार से श्रेष्ठता की ओर और समस्या से समाधान की ओर यात्रा। तो कोई पूछ रहा है भाई शिविर क्या है, तो इन चीजों के लिए शिविर है ना। इस शिविर क्या है, इस ये उपलब्ध हो जाए तो उसके लिए शिविर है। बढ़िया, नेक्स्ट जी जी। शिविर का मतलब आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, है ना, बातचीत, संवाद, ये अर्थ है उसका। हमें किसी को कुछ दिख रहा है, किसी ने कुछ दर्शन किया है, उस दर्शन की शेयरिंग, है ना, और आपसे अपेक्षा कि आप भी जांच के देखिए ठीक दिखा है कि नहीं, है ना। जैसे मैंने कल कहा था ना, न्यूटन को कुछ दिखा, उसको जांचने की जिम्मेदारी किसके पास है, हम सबके पास। हम कह सकते नहीं भैया आपको गलत दिखा, है ना, और बदल सकते नहीं हम। तो नागराज जी को दिखा है इसलिए सही, ऐसा नहीं है। जांचने का अधिकार किसके पास है, हमारे पास। महावीर ने कुछ कहा, इसको मैं जांचूंगा, सही बोल के कह गलत, है ना, ये तर्क कर सकते हैं अपन। ये आस्था है, इसका हमें वो नहीं दे रही है अधिकार, लेकिन ये दर्शन अधिकार दे रहा है कि नागराज जी कह रहे हैं मुझे कुछ दिखा है और वो शेयर कर रहे हैं, आप जांचिए, और यदि इसमें कुछ कम है, मान लो कुछ कम है, उसको पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि मानव जाति तो सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहती है, कुछ कमी रह गई तो उसको पूरा कीजिए, यही तो मानव का अधिकार है। बढ़िया। तो क्या करना है, मानना नहीं है, क्या करना है, जानना है। जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल लगाना पड़ेंगे, क्यों, कैसे, कितना, है ना। जैसे क्यों जीना है, संबंध क्यों, मोबाइल क्यों, ये सब सवाल करने पड़ेंगे। इतना बड़ा घर क्यों, तो मोबाइल क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, ये लो। एंटरटेनमेंट क्यों, क्योंकि बोर हो रहे हैं, तो बोर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ना समझी है। तो एंटरटेनमेंट टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ क्या है, समझदारी, जिससे हम व्यवस्था में भागीदारी करेंगे। आदमी एक तरफ कह रही जनसंख्या समस्या, दूसरी तरफ आदमी कह रहा मैं बोर हो रहा हूं, है ना, अब व्यवस्था फैली हुई है और मैं बोर हो रहा हूं। तो एंटरटेनमेंट मानसिक बेरोजगारी है, मनोरंजन क्या है, मानसिक बेरोजगारी। मतलब हमारे पास, हमें समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो मोबाइल है किस लिए, कनेक्टेड, बातचीत करने के लिए, है ना, आवश्यकता अनुसार। यदि वो फंक्शन पूरा हो जाता तो फिर हमें अलग अलग ब्रांड क्यों चाहिए। अभी हम मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं, हम ब्रांड खरीद रहे हैं, क्योंकि हमें फंक्शन नहीं मालूम क्यों चाहिए मोबाइल, तो हम फिर दिखाने के लिए खरीद रहे हैं, है ना। कपड़े भी, हम जूते भी खरीद रहे हैं तो ब्रांड से खरीद रहे हैं, और हमने मान रखा है अधिक महंगा माने अधिक अच्छा। ये हर समय सही नहीं है,
तो ये जो मैं सोम भाई एक बढ़िया कहानी सुनाते हैं ना, हमने अधिमूल्यन कर लिया ब्रांड, कपड़ों का, जूतों का, मोबाइल का, गाड़ी का। अभी तो हम ऑफिस में जाते हैं तो पहले गाड़ी की चाबी रखते हैं, गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते, नहीं तो बताते देखो कौन सी गाड़ी से आया। तो चाबी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम कोई बड़ी गाड़ी से आए, है ना। तो गाड़ी हमने इसलिए नहीं ली कि एक जगह से दूसरी जगह मुझे लेके जाती है ना। मोबाइल भी, आईफोन जिसके पास, वो सबसे पहले टेबल पर रखता है, सामने वाले को दिख जाए, है ना। तो स्टेटस सिंबल बना रहे हैं। अभी देखो, मिट्टी पत्थर से बड़ा है आदमी के नहीं, पेड़ पौधा पशु इन सबसे श्रेष्ठ है ना। पहचान किससे बना रहा है? प्लास्टिक से। बीच में तो लोग चड्डी भी निकाल के दिखाते थे कौन सी ब्रांड की पहनी। हाँ, मतलब आदमी का दिवालियापन देखो। कपड़ों से पहचान बना रहा है। तो इससे पता चल रहा है हमें समझ में नहीं आया है चीजें, है ना। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो हम तो और मजेदार है, लोग तो अभी उसकी अपन ने चर्चा नहीं की, हालांकि मैं बहुत सारे लोगों की इससे बातचीत कर चुका हूं, इसलिए इन लोगों को पता है। इसलिए मैं सबसे पहले तो यही सवाल पूछता हूं, भैया समझदार लोग ज्यादा परेशान रहते हैं कि ना समझ? क्या उत्तर आता है? कितने लोगों को लगता है समझदार लोग परेशान रहते हैं? ये देखो, अभी भी यही हालत है। अच्छा, सभी अपने बच्चों को समझदार बनाना है कि बेवकूफ? लो, उनको परेशान करना चाहते हो कि सुखी देखना चाहते हो? तो हमारा बेसिक ये बैठ गया है, और हम यहां, अच्छा यहां आए हैं तो समझदार बनेंगे कि बेवकूफ? और समझदार कैसा रहता है? तो फिर यहां क्यों बैठे हैं? तो हमारा बेसिक ही गोल है। जबकि हम भारत, एक तरफ हम कहेंगे हमारे पूर्वज बहुत महान, वो क्या कह के गए? विद्या सा विमुक्त, ज्ञान आदमी को मुक्त करता है। और हम उनकी ऐसे लड़ बैठेंगे, हमारे पूर्वजों को आपने कैसे बोल दिया उनको ज्ञान नहीं था, और हम क्या कह रहे हैं? समझदार आदमी कैसा रहता है? तो वो कैसे रहते होंगे पहले? सब गोल है, कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि हम एक उम्र के बाद अपने को बेवकूफ नहीं बोलना चाहते। तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम कैसे हैं? और हम रहते क्या हैं? दुखी। इसलिए हम क्या कहते हैं? एक्चुअली आई एम वेरी इंटेलिजेंट। नो, यू नो दैट्स व्हाई आई एम सो अनहैप्पी इन लाइफ। मैं एक्चुअली ज्यादा समझदार हो गया ना, ओवर इंटेलिजेंट हो गया हूं। ये कोई समझदारी नहीं है भाई। अच्छा, होना क्या चाहिए? समझदार सुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसकी? हाँ, क्या नहीं दिखाता हूं? हाँ हाँ, नहीं पूरी बात बताओ, स्पष्ट नहीं हुई, फिर से माइक से बताओ। आपने कहा कि वो कहता कि मैं हाँ। इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए परेशान। इसलिए परेशान हूँ। उस पे एक लाइन और है, इंटेलिजेंट हूँ पर मैं किसी को दिखाता भी नहीं हूँ। नहीं, मैं तो सबको दिखाता हूं, कोई मानता नहीं है। मैं तो यही बोलना चाहता हूं, मैं सबसे, मुझे मान लो मैं इंटेलिजेंट हूं। सब कह रहे तुम नालायक हो। घर के लोग तो जोर जोर से बोल रहे हैं, बाहर के फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं कुछ इसमें समझ है। घर के लोग बोल रहे हैं तुम्हारे पास पैसा काम का है, समझदारी तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। तो वैल्यू तो सर घर से ही खत्म हो जाती है ना? वैल्यू तो घर से ही खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो रही? क्योंकि घर आचरण चाहता है, वही ना, और वो है नहीं, केवल भाषा है। इंटेलिजेंस आचरण से पता चलती है, जो घर के लोगों को दिखती है। यही तो मुद्दा है। हमें लगता है, देखो बहुत मजेदार है, दीनू भाई मुझे एक बार ले गए अभी सूरत में ही, है ना, आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर के पास, और उनसे भी हमने पूछा भैया समझदार लोग ज्यादा सुखी रहते हैं कि दुखी? बोले बिल्कुल दुखी। मैंने कहा आप लोग तो समझदार हो। है ना भाई, कैसे बोलेगा नहीं हूं, है ना। तो मैंने कहा अच्छा बताओ, आप समझदार होते हुए दुखी कैसे हो, इसको प्रूव करो। अब बड़ी मुश्किल में फंस गए भाई, काफी देर तक सोचते रहे, 5, 10, 15 मिनट। फिर एक ने साहस किया, बोले अजय भैया मुझे पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी गिर रही है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये सब उनको पता है।
ठीक है ना। और यार बोले वो ऑटो चला रहे ना बाहर, उसको यार ये सब कुछ नहीं पता, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है जिंदगी, और मैं परेशान हूं। इसलिए प्रूव हो गया समझदार आदमी ज्यादा दुखी है। कितने लोग सहमत हैं? हाँ, कितने मन की बात हो गई ना एकदम, वाह। अब मैंने उनसे पूछा, आपने जितनी समस्याएं बताई, इसके सलूशन आपके पास हैं? डाइवोर्स बढ़ रहा है, इसका सलूशन है। एयर क्वालिटी गिर रही है, इसका सलूशन है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका सलूशन है। घर टूट रहे, इसका सलूशन है। माता पिता की बात बच्चे नहीं मान रहे, इसका। बोले भैया सलूशन तो नहीं है। तो मैंने कहा समझदार किसको कहते हैं? जिसके पास उकेल है कि जिसके पास समस्याओं की लंबी लिस्ट है? तो तुम अपने को समझदार क्या कह रहे? तुम्हारे पास तो उकेल है नहीं, सलूशन है नहीं, फिर भी तो समस्याओं की लंबी लिस्ट वालों को हमने समझदार बोल दिया, मान लिया। और हम बच्चों को भी वही पढ़ा रहे हैं, स्कूल में भेजो, उनको भी समस्याएं गिना देते हैं, इसलिए वो भाग जाते हैं, बोले इससे तो हम पहले ही अच्छे थे। तो समस्याओं की लंबी लिस्ट होना समझदारी? जो बच्चे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछना समझदारी नहीं है। जिनके पास उत्तर है वो समझदार है। सवाल पूछना उत्तर के लिए कड़ी हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है। तो पहले तो ये समझ लें, समझदार उसको कहते हैं जिसके पास समाधान है, सलूशन है। और यहां समाधान गुजराती वाला नहीं है, समझौता वाला समाधान नहीं है। योगेश भाई, गुजरात में समाधान का मतलब होता है समझौता तो वो समाधान नहीं है। जहां समझौता नहीं किया जा रहा, समझ है, जो स्पष्ट हो गया है, तो पकड़ में आया। हम अभी समस्याओं की लंबी लिस्ट को समझदार बोल रहे हैं, ये समझदारी नहीं है, है ना। बढ़िया, तो समझना पड़ेगा चीजों को ठीक से। तो हम ना समझ ही, तो मैं कहता हूं इक्वेशन उल्टी कर दो। जो दुखी है बराबर ना समझ है, कुछ ना समझी रह गई शेष। बहुत कुछ समझ लिया होगा, कुछ रह गई है, इसीलिए परेशान है। तो ही हमारा दरवाजा खुलेगा समझदारी के लिए। यदि हमने ये मान लिया समझदार परेशान तो सब कुछ समझेंगे नहीं, इसलिए अधिकतर लोग तो बंद करके बैठे, अपन को समझना क्यों, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, है ना। तो अभी भी आप ना समझी से परेशान हैं, समझ से तो सुखी ही होते हैं, है ना। तो इसलिए दरवाजा खोलिए, थोड़ी खिड़की खोलिए, है ना, समझने की तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, पकड़ में आ जाएगा। बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं? समझने के लिए जांचना पड़ेगा, जानने के लिए जांचना पड़ता है। और किसके आधार पर जांचना है? अपने अधिकार पे जांचिए। दूसरी किताबों में क्या लिखा है, महापुरुषों ने क्या किया, वो बढ़िया है, अपने पे जांचिए उस बात को, है ना। आदरणीय नागराज जी से मिलके मुझे जो सबसे बढ़िया चीज लगी या जो भरोसा बना खुद के ऊपर, उन्होंने कहा कि यार कुछ भी कोई बोल गया हो, है ना, यदि मैं समझना चाहता हूं तो मैं समझ सकता हूं, है ना। तो हम सब समझ सकते हैं, चाहे फिर महावीर ने बोला हो, बुद्ध ने बोला हो, शंकराचार्य ने बोला हो, नागराज जी ने बोला हो, किसी ने भी बोला हो, मैं अपने बलबूते पर जांचने के अधिकार से संपन्न हूं, है ना। और जांचने के तरीके क्या है? निरीक्षण, जिसको कह रहे हैं मानव सहज, अपने में जांच के देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं और सर्वेक्षण कर सकते हैं, है ना। सबके लिए सही है कि नहीं ये पता लगा सकते हैं। परीक्षण में प्रकृति से, अपने संबंधियों से पूछ सकते हैं। और इस प्रकार जो इन तीनों परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण पे सफल निकलता है, उसी को कह रहे हैं सार्वभौम समझ हो गई। अब मुझे आस्था से विश्वास की ओर जर्नी हो गई, है ना। ये स्पष्ट हो गया, और जो मेरे स्पष्ट हो गया उसका प्रमाण मिलेगा मेरे जीने में आने से, मेरे आचरण में आ गया। तो इसीलिए कह रहे हैं सार्वभौम समझ को कैसे प्रमाणित करना है? जीकर देखना, प्रमाण पाना एवं प्रमाणित होना। और वो कहां दिखता है? व्यवहार में और कार्य में। व्यवहार में कैसा दिखता है? उभय तृप्ति के रूप में दिखता है। फिर झुंझलाहट हो रही है और समझदार हूं ये नहीं हो सकता, इरिटेशन भी है, क्रोध भी आ रहा है ना, और मैं समझदार भी हो गया हूं, दो घटना एक साथ नहीं घटती। तो समझदार का पहली निशानी है वो सुखी रहता है, खुद से सुखी रहता है। दूसरा माने नहीं माने इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं तो समझदार हूं तो मैं कैसा रहता हूं? सुखपूर्वक जीता हूं। इसलिए समझदारी की इंपॉर्टेंस है। तो उसका प्रमाण क्या है? फिर परस्पर उभय तृप्ति के रूप में भी दिखाई देगा और अखंड समाज के रूप में दिखाई देगा, और जो कार्य है उसमें परिवार में समृद्धि के रूप में दिखाई देगा और प्रकृति में संतुलन। ये समझदारी का फल परिणाम है। समझ, वो प्लेटोनिक रिलेशनशिप नहीं है कि हा मैं तो एकदम समझदार हूं, संबंध में बन नहीं रही है, कोई सुन नहीं रहा है, अपने में छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ये कोई समझदारी नहीं है, है ना। तो ये सब उसका, इसीलिए क्योंकि
समझदारी चर्चा, केवल चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा भी होगी, लेकिन फाइनली आचरण का सब्जेक्ट है, आचरण का विषय है। फाइनली जीने में आ रहा है कि नहीं, जीने में आ रहा है तो ही पकड़ में आएगा कि हम कुछ समझे, नहीं तो अभी समझना शेष है। ठीक है, प्रयास रखें, उस प्रोसेस में हो सकते हैं। बढ़िया, क्लियर है जी। परीक्षण माने परस्परता में जांचना, परस्परताओं में जांचना, सर्वेक्षण सबके साथ जांचना। मानव की स्थिति में देखेंगे तो एक अपने में जांचना, अपने संबंधियों के बीच में जांचना, और सबके साथ जांचना। मानव में निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण जी। अब शिविर की शैली क्या है भाई, जो शैली लिखी थी है ना, जो समझाने वाला है, तो व्यवहार में और कार्य में प्रमाणित। अच्छा, मजेदार चीज है, निरंतरता है। हमें क्या लगता है हम तो दयालु हैं, कोई पूछो भैया कैसे दयालु हो, कोई उदाहरण बताओ। एक दिन मैंने ना ऑटो वाले को 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, 2 गरीब को खाना खिलाया है, 3 आदमियों की फीस भरी है। कहां से दिखता है आचरण? निरंतरता। हम घटनाओं में आचरण को देख रहे हैं, घटना में भी दिखेगा, लेकिन फाइनली कहां दिखेगा? निरंतरता में। तो 1-2 घटनाओं से हर मानव अच्छी काम कर ही रहा है, ऐसा नहीं हम हमेशा गलत काम कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कभी अच्छे और कभी। समझदारी के बाद क्या होगा? हर समय अच्छी। उसकी जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता है, वो मूल प्रमाणित होना। कैसा? एक दिन नहीं, एक इवेंट में नहीं, बल्कि कैसा? निरंतरता के अर्थ में। क्योंकि सुखी कैसा रहना चाहता हूं? निरंतर। ऐसा नहीं संडे टू संडे सुखी होना है। संडे को गए, लोगों ने रूटीन बना रखे, संडे अनाथालय में जाएंगे, अगले संडे वृद्धाश्रम में जाएंगे, है ना, अगले संडे में अंधे लोगों के पास जाएंगे, और थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा ही लगता है, ठीक बात है, गलत नहीं है, अच्छे काम है, वो करने भी चाहिए। लेकिन निरंतरता में कैसे आएगा? वो समझ से आएगा, है ना। समझ पूर्वक अच्छे काम फिर होते ही है, नेचुरल है। अभी हम कर करके अच्छा लगने की स्थिति में है। फलस्वरूप क्या होगा? तो यही जो निरंतरता है, इसी से तृप्ति का प्रमाण अनुभव में, विचारों में दिखता है समाधान के रूप में। फलस्वरूप स्वयं के प्रति विश्वास आता है, और यही हमारी मूल चाहत है। मूल चाहत क्या है? हम निरंतर सुख पूर्वक, विश्वास पूर्वक जी सकें, अपनी आवश्यकताओं की, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बढ़िया। इसमें कोई अभी तक चर्चा में कोई बिंदु जिस पर चर्चा करनी हो? कौन सी स्लाइड चल रही? नंबर? बढ़िया बढ़िया, चलेगा, कोई नहीं। बढ़िया। जानने का क्या मतलब है? वैसा ही समझना, जो जैसा है वैसा ही समझ लेना, इसी का नाम है जानना। क्यों समझना जरूरी है? मान लो जैसी है वैसी नहीं समझ के कुछ और समझ लूं तो क्या दिक्कत होती है? हमने पानी को केरोसिन समझ लिया, मान लो पानी को क्या समझ लिया, या पेट्रोल समझ लिया। अब हमने जैसा, वैसी तो है नहीं पेट्रोल, पेट्रोल तो नहीं है, वो है क्या? पानी। हमने मान लिया पेट्रोल है, बढ़िया गए अपनी, है ना, गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया तो क्या किया? अब गाड़ी चलेगी? तो यदि हम जैसा नहीं है वैसा मान लेते हैं तो गाड़ी चल नहीं रही है, संबंधों की गाड़ी नहीं चल रही है। हम कुछ भी मान लेंगे, उससे चलेगी नहीं। इसलिए हमारी बाध्यता है मानव की, जो जैसा है जब तक उसको वैसा नहीं मानेंगे तब तक हमारा जीना बन नहीं पाएगा। खास तौर से ये हमें भले ही नहीं पता हो कि मार्स पे क्या हो रहा है, सन पे क्या हो रहा है ना, लेकिन हम जिनके साथ रोज उठ बैठ रहे हैं, अपने भाई बहन मित्र, है ना, पति पत्नी, इनको तो जानना ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम मानव का अध्ययन होना पड़ेगा। फिर हम जो यूज कर रहे हैं पानी, हवा, इसको जानना पड़ेगा। तो कुछ चीजें तो हमें जाननी ही पड़ेंगी, है ना, नहीं तो हम उनके साथ निर्वाह करते समय गड़बड़ी करेंगे और फिर परेशान होंगे, और वो दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, असमृद्धि के रूप में, अव्यवस्था के रूप में वो दिखाई देगा। इतना ही गेम है। तो जानना समझना क्यों है? क्योंकि मैं इंटरेक्ट ही कर रहा हूं हर समय। तो मेरा भाई का क्या मतलब है, मित्र का क्या मतलब है, पत्नी का क्या मतलब है, इस समाज का क्या मतलब है, एजुकेशन। अभी जैसे हमने एजुकेशन को आधा ही समझ लिया, एजुकेशन माने हुनर, इतना मान लिया। अब इतने के हिसाब से जब मैं एजुकेशन दे रहा हूं, तो अभी जो कोरोना काल में हुआ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, है ना, बहुत सारा उन्होंने गड़बड़ियां की, है ना, बहुत सारे व्यापार किए,
किडनी निकाल ली, मतलब अब ये सब अच्छी शिक्षा से निकले हुए लोग हैं ना, लेकिन हमने शिक्षा को ठीक से नहीं समझा, एक पोर्शन समझा और ये समझा ये तो अलग से आएगा, तो हम समस्याग्रस्त हो गए। आज भी हम सब भी, जबकि देखिए अपने से अधिक विकसित है कुछ चीज में, उसको शरीर का ज्यादा ज्ञान है, तो उसको पोषण करना चाहिए कि शोषण करना चाहिए हमारा, लेकिन हमें डर लगता है क्योंकि हमें लगता है पता नहीं यार कौन से टेस्ट लिख रहा है, सही में चाहिए कि नहीं चाहिए। ये स्थिति क्यों पैदा हो गई? क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम सिर्फ हुनर दे पाए, उसको समझ। अच्छा, इसका मतलब है कि वो बहुत खुश है, उसकी अपनी हालत खराब है, क्योंकि नियम है जो शोषण करता है वो शुष्क हो जाता है। क्या हो जाता है? शुष्क। शुष्क माने उसमें वैल्यूज खत्म हो जाती है। वही शुष्कता उसके व्यवहार में अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ दिखती है। ये हमें पता नहीं चल रहा है, नियम काम कर रहा है, इसीलिए दुखी रहता है। तो हुनर आ जाने से पर्याप्त सुख नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, लेकिन रिलेशनशिप नहीं जी पा रहा है। इसलिए आईएएस हो गए हो, आईपीएस हो गए हो, डॉक्टर बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, उनमें पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो रहा। ऐसा कौन सी डिग्री है कि झगड़ा नहीं होगा? क्योंकि डिग्रियों से झगड़ा नहीं रुक रहा है, डिग्री हुनर की है। समझ की डिग्री नहीं आएगी तब तक झगड़े, विरोध, मतभेद, है ना, ये रुक ही नहीं पा रहे। इरिटेशन, गुस्सा, ये सब बना हुआ है। बढ़िया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो जैसी वास्तविकताएं हैं उसको वैसा ही समझें। नहीं समझना हमारे लिए, अपने लिए जरूरी है, अपने सुखपूर्वक जीने के लिए हमारी बाध्यता है। बढ़िया। इस सबको फिर पढ़िए, क्यों का क्या मतलब होता है, क्या का क्या मतलब है, कैसे का क्या मतलब है, कितने का क्या मतलब है, और यही मूल प्रश्न क्यों है। एक बार पढ़ लीजिए अपने आप। इसको सब जगह लगाएंगे तो दिखेगा। घर कितना बड़ा चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा होना चाहिए, कपड़े कितने, कैसे, क्यों, मेरा जीना क्यों, कैसे, कितना, सब जगह आप लगाएंगे तो ये दिखेगा उसके उत्तर आपको, तो वास्तविकता स्पष्ट होगी, तो उसके साथ जीना बनेगा। इसकी डिटेलिंग आएगी बाद में, रूप गुण स्वभाव धर्म की, उपयोगिता, पूरकता, व्यवस्था। चलो जब तक एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ी मोनोटोनी को तोड़ते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। सब लोगों को 2 लोगों के नाम लिखने हैं जिनको आप सम्मान करते हो। क्या एक्सरसाइज? सभी को ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनको आप अपनी जिंदगी में सम्मान करते हैं। ठीक है? और कंडीशन ये है, ऐसे लोगों के नाम लिखे जाएं जिनसे आप मिले हैं, अर्थात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, शंकराचार्य, इनके नाम नहीं लिखने हैं। हाँ, इनके नहीं लिखने, इनको आप सम्मान करते ही होंगे, है ना। इस एक्सरसाइज में इनके नाम नहीं लिखने। दूसरा, अपने घर परिवार वालों के नाम नहीं लिखने। आधे लोग बोल रहे हैं यार इन्हीं का तो सोच रहे थे। ये तो मैं मान ही रहा हूं कि इनको सम्मान करते ही हैं आप, अपने माता पिता को, है ना। इनके नाम नहीं लिखने, इनको छोड़ करके 2 लोगों के नाम लिखने। दोस्तों के लिख सकते हैं जिनको आप सम्मान करते हैं। फिर साथ में पहले 2 नाम लिख लीजिए जिनको सम्मान करते हैं, तो कम लोग लिख पा रहे हैं। चलो सोचो सोचो, 2 अपने से अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों के नाम कितने लोग नहीं लिख पा रहे? एक कितने लोगों को आया अभी? 1। और 2 लिखने हैं, लेकिन 2 नाम लिखने। एक तो अधिकतर लोगों को लगता है मेरे से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं,
बड़ा मुश्किल है, दो लोग कैसे ढूंढें, मुश्किल है ना। लिख पाए सब? अभी एक ही मिला, सबने लिख लिया? नहीं, सबका पता नहीं चला, सब लोग हाथ खड़ा करो, सबने लिख लिया? नहीं, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। आप लोगों को नहीं दिख रहा कोई? बड़ा मुश्किल है भाई। इनको लग रहा है इनका नाम कोई लिख ले, लेकिन इनको कोई नहीं दिख रहा। देखो कितनी गरीबी है। एक तरफ अपन कह रहे हैं हमें विकसित होना है, अपने से अधिक विकसित दिखेगा नहीं तो विकास होगा कैसे? अपने से श्रेष्ठ ही कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब और रुको 1 मिनट और, आने वाला नहीं है 80 अभी तो। एक और मजेदार चीज देखो, कितने लोगों ने इसलिए नाम लिखा क्योंकि उनका बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है। नहीं सर, नहीं लिखा? अरे गजब हो गया यार, किसी ने नहीं लिखा? नहीं। तो हम सबको तो यही लग रहा है हमें तो लोग तभी सम्मानित करेंगे जब अपने पास बड़ा बैंक बैलेंस हो जाए। एक्चुअली मुझे कोई सम्मान नहीं करता, पैसा नहीं ना सर मेरे पास। लेकिन आप तो किसी का नाम नहीं लिख रहे, पैसे वाले का। इसका ये मतलब नहीं कि पैसा नहीं है, हो सकता है पैसा हो, लेकिन पैसा है इसलिए आप उनको श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा किसी ने। और मैं हजारों लोगों के साथ कर चुका हूं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं इसलिए लिखा, हैंडसम, 6 पैक, ब्यूटीफुल, नहीं लिखा इसके लिए। तो हम इतना ब्यूटी पार्लर के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, जिम के पीछे क्यों भाग रहे हैं? नहीं भैया, मैं क्या हूं ना, हाइट में थोड़ी छोटी हूं ना, लोग सम्मान ही नहीं करते। 5-8 होती ना तो बढ़िया हो जाता है। नाक मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, दांत अच्छे नहीं है, लुक मेरा, रंग थोड़ा सा सांवला है ना, ब्यूटी पार्लर लगा वो कौन सी क्रीम लगा लगा के हो नहीं रहा है, फेयर एंड लवली। तो मैं क्या कह रहा हूं, रूप से। अच्छा, किसी ने इसलिए लिखा क्योंकि पद में है, वो बहुत ऊंचे पद पर है इसलिए नाम लिखा। तो हम क्या कह रहे हैं, मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, 4 फैक्ट्रियों का मालिक नहीं हूं, सीईओ नहीं हूं, एमडी नहीं हूं। अरे भैया, कोई भी रूपल पद्धन से नहीं लिख रहे नाम। अब मैं बोलता हूं किसका नाम लिखा, जिसने कभी आपको मार्गदर्शन दिया। यस सर। ये देखो भाई, वो तो आप रोज दे सकते हो, फिर अपने को इतना छोटा क्यों मान रहे, मेरा सम्मान होगा नहीं? क्योंकि हम संगीत में निपुण नहीं है। हाँ जी, में निपुण मैं नहीं हूँ, वो है। हाँ, तो संगीत की वजह से सम्मान कर रहे हैं। हाँ, संगीत का उसका बड़ा नॉलेज गहरा है मेरे से। संगीत की वजह से सम्मान है कि उसने आपके लिए कुछ कर दिया इसके लिए सम्मान? नहीं, उनके पास नॉलेज है संगीत का, इसीलिए। बढ़िया। देखते हैं, अधिकतर लोग हम इसीलिए सम्मान कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, अधिकतर लोग ये माने रहते हैं कि उनके पास रूप नहीं है, बल नहीं है, पद नहीं है, धन नहीं है, इसलिए सम्मान नहीं हो पा रहा है। और कितने लोगों ने अपने टीचर्स का नाम लिखा, बताइए, प्राइमरी टीचर्स का खास तौर से, ये मैं 70% पाता हूं। आप लोग उस पद में हैं फिर भी अपने को छोटा मान रहे हैं, बताइए। तो टीचर्स के लिए खूब जोरदार तालियां एक बार, अपने पद की महिमा को नहीं पहचान रहे। टीचर सबसे बड़ा पद है इस धरती पर हर समय, क्योंकि रोल ही उसका वही है, मार्गदर्शन करना, है ना। तो गजब की चीज है। तो हम, मतलब मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हम वास्तविकताओं को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, जबकि अभी हम बहुत सामान्य उसमें चल रहे हैं। कोई बहुत समझदारी की बात होगी तब तो पूछे ही मत क्या होगा, क्योंकि एक टीचर हर साल लगभग 50, 100, 200 बच्चों के कांटेक्ट में आ रहा है और कई घंटे आ रहा है। हमने तो 7 दिन मांगे ना, 7 दिन माने 40 घंटे। आपके यहाँ यदि 200 घंटे क्लास लग रही है, स्कूल लग रहा है, एक साल में 4-6 घंटे बैठा हुआ है। आप यदि क्लास टीचर हैं, कम से कम 1200 घंटे आपके साथ है बच्चा। क्या नहीं बदल सकते हैं, गजब की ताकत है। और कहीं नहीं बैठ रहा, मम्मी पापा के पास तो बैठता ही नहीं है वो, हमें लग जरूर 18 घंटे रह रहा है वहां। पिताजी अंदर, बच्चा बाहर, मम्मी अंदर, बच्चा बाहर, ये हो रहा है वहां। आपके सामने तो मजबूरी में सामने बैठते हैं क्लास के। गजब काम है टीचर्स का, है ना, बहुत बड़ी ताकत है टीचर। बढ़िया। ये तो केवल एक आइस ब्रेकर था, मुझे लगा आप लोग थोड़ा बोर हो रहे हैं। तो सच्चाई जैसी है वैसा समझना पड़ेगा। टीचर के रोल को भी हम ठीक से नहीं समझ रहे, पिता के रोल को भी नहीं समझ रहे, माँ के रोल को भी नहीं समझ रहे। बड़े पद में हम लोग, सामान्य रूप में
छोटे छोटे काम करने से भी हमारा एक अलग टाइप का सम्मान है। बढ़िया, नेक्स्ट। तो जो चीज जैसी है उसे वैसा ही समझना है ना, ये आ गया। जानने का निष्कर्ष क्या होगा? तो जैसे जैसे जानना शुरू करते हैं तो ये समझ में आता है अस्तित्व सह अस्तित्व, हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, वी आर कोएग्जिस्टिंग, है ना। और ऐसा नहीं कि आज तो वो जुड़ा और बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ाव तेज हो गया, है ना। तो कोई एक कुछ करता है, उसका फल परिणाम बहुत तेजी से सबके पास पहुंच जाता है, लेकिन पहले से ही जुड़े हुए थे। आज हम बिजली यूज कर रहे हैं तो हम एडिसन से जुड़े हुए हैं, जिसने खोज की, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हम फेराडे से जुड़े हुए हैं। महापुरुषों ने जो परिवार व्यवस्था बनाई, जो भी हमारे में जिस तरह की संस्कार प्रवृत्तियों को उदय किया, ये सब हमारा, उनका प्रभाव हमारे पर है ही। तो हम सब जुड़े ही रहते हैं हर समय। जी गुरुजी, शायद ये पॉइंट मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कृपया ऐसे स्पष्ट करें। जी यहाँ लिखा है जो जिस जैसी है उसे वैसे ही समझना चाहिए। जी अगर हम तर्क ना करें तो हम नई चीजों को कैसे हम इन्वेंट कर सकते? जैसे पहले माना जाता था कि धरती चपटी है, हाँ जब इस पे तर्क हुआ कि ये क्या सही बात है, जब लोग उस पार जाने लगे तब पता चला नहीं धरती गोल है, क्योंकि बिल्कुल। तो ऐसी कई बातें, कई चीजें हैं। जैसे पहले सती प्रथा थी, पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी जिंदा जलाना ही है, क्योंकि वो क्या करेगी विधवा बन के। लेकिन उसके खिलाफ जब हमने सोचा कि ऐसा क्यों, हम एक जीवित व्यक्ति को हम जान से मार दें, ऐसा सोचने के बाद हम उसके खिलाफ गए, तभी हम एक नई चीज को लेके आए। हाँ। तो जैसा है वैसा का वैसा ही अगर हम समझते रहें तो नई चीजों का आविष्कार या नई सोच का आविष्कार कैसे होगा? बढ़िया, गुड। इसका मतलब अभी हम इस बात को समझ नहीं पाए कि जो जैसा है उसको वैसा समझने का मतलब क्या है। तो धरती तो पहले चपटी थी कि बाद में गोल हो गई, कि पहले से ही गोल थी? तो जब हम चपटी समझते थे तो जैसी धरती थी वैसा समझ रहे थे क्या? तो तर्क लगा के तो ठीक करना ही पड़ेगा ना उसको, है ना। तो जब सती प्रथा कर देते थे, है ना, जिंदा जला दे रहे थे, इससे पीड़ा हो रही थी कि नहीं लोगों को? जो देख रहे थे उनको भी हो रही थी कि नहीं? नहीं हो रही होगी तो क्यों बदलेंगे? तो जैसा है का मतलब है व्यवस्था है। इसका ये मतलब नहीं कि हम जैसा कर रहे हैं उसको वैसा समझना है। आज की जो बेवकूफियां हैं उसको समझने को नहीं कह रहे समझदारी, उसी से तो परेशान है। तो वास्तव में मानव तालमेल पूर्वक जीना चाहता है। मारना मानव की प्रवृत्ति नहीं है, पोषण करना प्रवृत्ति है। ये समझ में आने से ठीक हुआ है। ये पहुंचा, बात पहुंची आप तक? ठीक है। तो धरती जैसी है वैसा समझना, मानव का सही में क्या स्वभाव है वैसा समझना। जो देखिए, मानव के स्वभाव की भी एक चर्चा कर लेते हैं। गुस्सा कितने लोग करते हैं? तो क्या इसको मानवीय स्वभाव कहा जाए? क्योंकि अधिकतर लोग तो गुस्सा करते हैं। जो मानव करते हैं उसको क्या बोलना चाहिए? मानवीय। तो क्या ये लिखें गुस्सा करना मानवीय स्वभाव है, या स्नेह करना मानवीय स्वभाव है? क्या ठीक है? तो अधिकतर लोग कर रहे हैं, अधिकतर सती प्रथा चल रही, इसलिए सही नहीं हो जाती है। क्यों सही नहीं हो रही? क्योंकि जो कर रहा है गुस्सा उसको भी स्वीकार नहीं हो रहा है। तो स्वभाव का मतलब होता है जो स्वीकृत भाव है। स्वभाव की क्या परिभाषा है? जो स्वीकृत भाव है। तो हमें स्वीकार नहीं हो रहा, भले ही हम कर रहे हैं। मैं खुद मुक्ति चाहता हूं, और जिस पे गुस्सा कर रहा है वो तो चाहता ही है कि भाई ये गुस्सा ना करे। इसलिए हम अधिकतर गलतियां कर रहे हैं, लेकिन गलती स्वीकार नहीं हो रही, इसलिए उसको बदलना पड़ेगा। तो जब समझ कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि जो जैसा चल रहा है उसको मान लेना, बल्कि वास्तविकता क्या है उसको जानना, है ना। तो मानव का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा स्नेह करना स्वभाव है, विश्वास करना स्वभाव है, अविश्वास स्वीकार नहीं हो रहा है। इस तरह से अभी धीरे धीरे उसकी जो मूल्यों की जब चर्चा करेंगे तो पकड़ में आएगा। तो ये पता लगेगा कि सती प्रथा अर्थात दूसरे को मार देना, है ना, बलपूर्वक, छल पूर्वक, है ना, किसी भी तरह से उकसा करके, वो खुद ही तैयार हो जाए सुसाइड करने मान लो, तब भी ये ठीक नहीं है ना। तो कैसे जिंदा रहने और जीने में सहयोग कर सके, ये मानव प्रवृत्ति है, ये स्वभाव है। हाँ जी, माइक।
बढ़िया बढ़िया, पूछते रहे तो क्या पता लगा हम कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और समझ रहे, तो कम्युनिकेशन बिल्कुल पूछें। सवाल गलत नहीं होते हैं, उत्तर ही गलत होते हैं। सवाल गलत नहीं होते, इसलिए आपको जो भी प्रश्न आता है उसको पूछिए। भैया तो बोल ही रहे मानना नहीं है, तर्क करना है। तो ये कैसे आपको लग गया कि तर्क नहीं करना है? तर्क तो करना ही है ना भाई। बढ़िया भैया, तीसरे दिन पे मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ कि तीसरे दिन पे मैं समझ पाया कि मैं 0 पे हूँ, ओहो, मैं 0 पे हूँ। आपने 2 बात मुझे बताई कि 2 नाम लिखिए, दोनों आज मेरे साथ ही है, फिर भी मुझे समझ नहीं आया मैं किसका नाम लिखूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है। जो भी इंसान नाम का वर्ड्स है वो मैं समझ ही नहीं पाया हूं, तो किसको लिखूं, किसको मैं प्राधान्य दूं? सोचो कितनी बड़ी, जबकि हम कह रहे परंपराओं की बात करें, परंपरा कह रहा है पर गुण गणना ही अपने लिए अपने विकास में सहयोगी है। हमें गुण ही नहीं दिख रहे दूसरों में, सिर्फ दोष देख रहे। क्यों देख रहे दोष? ये भी मजेदार चीज है। हम गुण क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हम अपने को जैसे ही दूसरों के गुण दिखाई देते हैं, मैं अपने को छोटा महसूस करने लगता हूं। देखिए क्या प्रक्रिया है, और कोई छोटा महसूस करना नहीं चाहता। इसलिए कभी भी आपके सामने कोई दूसरे की बड़ाई करे, तुरंत नहीं भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन ना उस दिन ऐसा कर रहा था वो। क्यों बोल रहे? क्योंकि हमें हीन भावना आने लगती है, अरे मैं तो छोटा हो गया, ये कैसे बड़ा हो गया? हमारे कुली की तारीफ, कुछ ना कुछ हमें उसमें से निकालना पड़ेगा। तो 2 ही विधि हैं अपने को बड़ा करने के लिए। 2 लाइन खिंची है, ये आपकी है, ये लाइन बड़ी होने लगती तो हम तुरंत मिटाते हैं इसको। अपनी लाइन बड़ी नहीं करना आ रही ना हमें। तो बड़प्पन दूसरों को छोटा दिखाने में नहीं है, बड़प्पन दूसरों को बड़ा बनाने में। बड़प्पन कोई नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि नॉर्मली प्रथा ये है पूरी परंपराओं में, एक डॉक्टर दूसरे को डॉक्टर बना देता है, एक इंजीनियर के पास पावर है दूसरे को इंजीनियर बना देता है, एक सीए दूसरे को सीए बना देता है, एक लॉयर दूसरे को उसके अंडर में अप्रेंटिस करो तो क्या करता है? लॉयर बना देता है। यार गुरु नाम की प्रजाति कौन सी खड़ी हो गई जो गुरु नहीं बना के चेले बनाता है? तो गुरु वो है जो गुरु बनाता है, वो गुरु है ही नहीं जो चेले बनाता है। आदरणीय नागराज जी लिख रहे हैं, यदि अपन मानव व्यवहार दर्शन का चैप्टर 16 पढ़ेंगे जहां गुरु शिष्य संबंध की चर्चा है, उसमें आदरणीय नागराज जी लिख रहे हैं, गुरु उस दिन पर्व मनाता है जिस दिन शिष्य गुरु बन जाता है। ये गुरु का गुरुत्व है, ये गुरु का गुरुपन है, गुरुत्व है, उसका बड़प्पन है। तो बड़प्पन किसी को छोटा दिखाने में नहीं है। जो अभी अपन बात कर रहे थे ना कि मैं अधिक विकसित हूं, तो अधिक विकसित का प्रमाण दूसरों को तुम कम विकसित हो ये बोलना नहीं है, उसको अपने जैसा बना देना है ना। तभी तो हम परेशान घूम रहे हैं। हम एक तरफ बोल रहे हैं मैं समझदार हूं, हमारी समझदारी कोई सुन नहीं रहा, हमें कोई मिल ही नहीं रहा जो हमें समझ पाए। अर्थात हम समझा ही नहीं पा रहे हैं। मैं जो समझा हुआ हूं उसके रूट में इतना ही है कि मैं समझा ही हुआ नहीं हूं। इसको स्वीकार नहीं करना नहीं चाह रहे। ये कड़वी सच्चाई, इसको पकड़ना पड़ेगा ठीक से। मैं तो कई बार लोग बोलते हैं भैया मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने कहा कल ऐसा करना, अभी भी होमवर्क ले लो, आप 25 चीजें एक पेज में लिख के लाना, 10-25 तो बहुत हो गई, 10 चीजें वो लिख के लाना कल सुबह और फिर पढ़ के बताना। ये 10 चीजें मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे में है, ये मैं पास ऑन कर देना चाहता हूं। एक बार एक वर्कशॉप कर रहे थे हम लोग और पेरेंट्स को बुलाया और एक लिस्ट बनाई, अपने बच्चों में क्या चाहते हो। अरुण भाई ने भी की थी, अभी एक्सरसाइज बता रहे थे स्कूल में। तो क्या क्या देखना चाहते हो बच्चों में? तो बहुत सारी चीजें आ गई। बच्चा ईमानदार हो, माता पिता की सेवा करे, पढ़ने में ऐसा हो, बिजनेस ऐसा करता हो, मैंने 10, 20, 50, 100 लिस्ट भर पूरी हो गई है ना। उसके बाद उसने यही कहा ऐसे पिताजी खड़े हो जाए, माता पिता जिनमें ये क्वालिटीज हैं। अब कोई खड़ा नहीं हो रहा। अरे जब आप में नहीं तो बच्चे में जाएंगे कैसे? जो है नहीं वो दोगे कैसे? क्योंकि एक सिद्धांत है, जो जिसके पास है वही वो दूसरों को दे सकता है, नहीं तो केवल कामना कर सकते हैं।
तो हम सिर्फ कामना कर रहे हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कैसे आएगा रिजल्ट? तो पहले अपने में, इसीलिए कहा समझाने से पहले क्या चाहिए? आचरण। अपने में मूल्य नीति चरित्र नहीं होगा, कुछ नहीं पहुंचेगा। इसलिए भी कई लोग बोलते हैं भैया इतनी अच्छी बात आ गई, सिलेबस में डाल दो ना भैया, हम पढ़ा देंगे। टीचर्स को तैयार होना पड़ेगा, इस सिलेबस से जाने वाला प्रोग्राम नहीं है जी। अभी आपने बोला कि हमारे में नहीं है, वो बच्चे में डालना चाहते हैं जी, समझ लिए। हाँ। लेकिन मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे से बेहतर हो। बेहतर हो, मैं चाहता तो हूँ, गुड। लेकिन उसको करना है तो कैसे करूँ? हाँ, तो पहले से वही अपने आचरण में लाओ ना भैया। इसके लिए क्यों नहीं काम कर रहे यार? नहीं भैया, समझने की अपने पास टाइम नहीं है भैया। किसके लिए जी रहा है पूरे दिन? बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। और ये समझ में यदि आ जाए कि बच्चों में संस्कार करने के लिए अपने में संस्कार होना जरूरी है, ये हम स्वीकार नहीं है। हमें लग रहा पैसा आने से हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं? पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और फिर आउटसोर्स कर दिया। और जिसको आउटसोर्स किया वो क्या कर रहा है? खुद पैसे के लिए कर रहा है। गैर जिम्मेदार माता पिता हो कि हम कैसे बच्चों को जिम्मेदार बनाएंगे? कैसे होगा? तो जो आचरण चाहते हैं, ये बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है मेरा बच्चा अच्छा हो, स्वाभाविक है, हर माता पिता चाहते हैं। यही उसकी माता पिता होने का, अभिभावक होने का अभिभावक है, वही उसकी पहचान भी है। हर माँ अपने बच्चे, वो नहीं होता एक अच्छा सा कोई एड आता है, माँ दौड़ रही है बच्चे के साथ, दौड़ती रहती, बच्चा आगे निकल, हॉर्लिक्स पिए, कचरा कर दिया सब, बॉर्नवीटा जो भी है, समझ ही नहीं रहे क्या कह रहे हैं। तो भैया माता पिता का होने का मतलब ही है बच्चों में जो देखना चाहता हूं, क्यों? उससे भी पता चलेगा अपने में आता कैसे है। यही नहीं पता तो बच्चों में डालेंगे कैसे? ये जब अपने में आता है तो प्रक्रिया पता लगती है मेरे में आया कैसे। इसलिए भैया कह रहे हैं परिवार वो ग्राउंड है जहां पता चलता है कि कैसे पास ऑन किए जाते हैं संस्कार। इसलिए अभिभावक बने बिना शिक्षक नहीं बन सकते। अभिभावक तो पहले ही बनना पड़ेगा। परिवार में यदि नहीं आएगा तो कैसे दोगे आप? तो भैया माता पिता होना कोई, इसलिए मैं कह रहा था बड़ा पद है। एक्चुअली ये सीईओ वीओ पद छोटे हैं बहुत, इसीलिए सीईओ बनने से तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि बेटा कह ही नहीं रहा है, कृतज्ञ नहीं हो पा रहा है। तो माता पिता कोई बड़ा रोल है, भाई कोई बड़ा रोल है, मित्र कोई बड़ा रोल है ना। ये संबंध जो अस्तित्व सहज संबंध है, और ये छिनते भी नहीं है। 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, पद गायब हो जाएगा। पिता का पद जाने वाला नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। ये पद ताउम्र रहते हैं, यदि इनको निभा दिया ना, ताउम्र तृप्ति रहती है इसकी। यही तो डिजाइन है, यही तो डिजाइन है। बढ़िया। तो मुझे लगता है समय हो गया, खूब बढ़िया, शानदार, है ना। बढ़िया। तो मिलते हैं 2 बजे।